नमस्कार, मैं हूं दीपक कतारिया। आप देख रहे हैं वॉइस एमपी और इस वक्त मैं वॉइस एमपी के न्यूज रूम में। नीम में शहर की सबसे बड़ी समस्या बंगला बगीचा। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है एडवोकेट राजेश लालवानी। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर बंगला की समस्या क्या है। राजेश भाई नमस्कार। असेंबली में बताइए, जो बंगला की समस्या है, ये बंगला बगीचा एक्चुअली है क्या और किस तरह से शहरवासी से परेशान है, क्या है पूरा मुद्दा है? जैसा कि सर विदित है कि नीमच शहर के अंदर 160 बंगले और 154 तक की खेत बगीचे की भूमि है। और जब देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज लोग ये ज़मीन लोगों को, आम जन को लीज पे दी थी, और जब वो चले गए, जाने के बाद जो है वो ज़मीन उन लोगों ने मालिक बन गए और उसको टुकड़ा कर करके बेच दी और नगर पालिका उनको वैध नहीं मानती थी। और इस संबंध में कैबिनेट द्वारा 17 मई 2017 को बंगला बगीचा का समाधान किया गया। समाधान के बाद व्यवस्थापन बोर्ड में आम जनता से इस संबंध में आवेदन मंगवाए गए, लेकिन अभी तक ये देखने में आया है कि जितने लोग इस समस्या से पीड़ित थे, नीमच की 40% जनता, और आवेदन काफ़ी कम मात्रा में आए हैं और कहीं ना कहीं कानून बनाने में काफ़ी कमी रह गई है। और अब इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है। देश का जब संविधान बना था, संविधान के अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी। समय की मांग अनुसार संशोधन हुए, अन्य कानूनों में भी संशोधन हुए, और इस कानून के अंदर संशोधन के लिए मैंने मांग की है। देश की आज़ादी को हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज देखा जाए कि नीमच वासी जो है, बंगला वासी हैं, नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि इस समस्या को इतना जटिल क्यों बना रखा है, इस समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया 17 मई 2017 को इस समस्या का हल हो गया है, लेकिन हल के अंदर हल जो हुआ है वो काफ़ी महंगा हुआ है और उसमें कई कानूनी अड़चनें लागू हो गई है। तो जनता जब व्यवस्थापन करवाने जा रही है, एक तो उनको जो है कि ज़मीन, इसका जो वैल्यूएशन, जो प्रीमियम बन रहा है, भूभाटक बन रहा है, लीज रेंट बन रहा है, बहुत महंगा बन रहा है। और इसके अंदर भूमि विकास 2012 अधिनियम लागू कर दिया है, मास्टर प्लान लागू कर दिया है। अपंजीकृत दस्तावेजों को उन्होंने शामिल नहीं करा है, सिर्फ पंजीकृत दस्तावेज को शामिल किया है। तो ये समस्या हल तो हुई है, लेकिन लूली लंगड़ी हल हुई है। तो समस्या में अच्छे ढंग से हल हो, उसके लिए अब संशोधन की जरूरत है। आपने कहा समस्या का हल भी हुआ है और एक तरफ के रहेंगे समस्या का हल लंबी लंबी टाइप हुआ है। तो इस समस्या का हल किस प्रकार से होना चाहिए, जनता को जो राहत मिले, बंगला वासी बगीचा को राहत मिले? मैं इसमें जो बंगला बगीचा का जो हल हुआ है, इसके अंदर क्या है कि हल के अंदर उन्होंने विकास शुल्क और निर्माण अनुमति शुल्क को शामिल किया है। अब आप देखोगे कई बंगलावासी ने 40-50 साल पहले अपने मकान बनाए थे, और आज की तारीख में नीमच में करीब करीब बंगले क्षेत्र के अंदर सीसी रोड, पेयजल पाइपलाइन, सीवरेज की पाइपलाइन, विद्युत खंभे, सारे तरह की सुविधाएं हो चुकी है। अब आपने उसके अंदर भूमि विकास शुल्क और निर्माण अनुमति शुल्क जोड़ दिया है। अब निर्माण अनुमति शुल्क और भूमि विकास शुल्क आज की दर से लिया जा रहा है, तो ये आम व्यक्ति के लिए बहुत ही महंगा पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कानून बना है उसके अंदर से भूमि विकास शुल्क और निर्माण अनुमति शुल्क इसको खत्म किया जाए। जैसे कि आपने बताया कि भूमि जो विकास शुल्क कम किया जाए, तो उसको लेकर देखा गया कि नगर पालिका ने व्यवस्थापन बोर्ड बनाया है, कई लोगों ने उसमें आवेदन भी किए हैं, लेकिन व्यवस्थापन बोर्ड बनाए 3 साल हो गए, करीब उस समस्या का उसका हल क्यों नहीं हुआ? हल नहीं होने का सबसे कारण है कि आपने जो कानून बनाया उसमें सिर्फ एकमात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आपने शामिल किया है कि वही व्यक्ति उसका व्यवस्थापन करा सकेंगे जिसके पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वो मालिक बने। देखो, 50 साल पुरानी समस्या थी, तो इसके अंदर क्या करा कि कई लोगों ने, जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने नोटरी से वसीयत कराई। अब नोटरी वसीयत के अलावा जो मुस्लिम समाज है उसके उनके विधान के अंदर हिबानामा वैलिड है, आपने उसको हिबानामा को शामिल नहीं किया। आपने जो परिवार के कई सदस्य जो पिता के नाम पर संपत्ति है और जो पिता की मृत्यु हो जाती है, जब भाई लोग आपस में विभाजन कर लेते हैं, आपने उसमें विभाजन को शामिल नहीं किया। और कई ऐसे थे, जब 2010 में आपने बंगले बगीचे की भूमि में रजिस्टर्ड क्रयनामे पे प्रतिबंध लगा रखा था, तो कई लोगों ने ये सोच के विक्रय अनुबंध से ज़मीन खरीदी कि आज नहीं तो कल ही ज़मीन इसका समाधान होगा। जब समाधान हुआ तो आपने भविष्य में जो विक्रय पत्र हैं उनसे पट्टानामे व्यवस्थापन की कार्रवाई नहीं होगी, तो आपने विक्रय एग्रीमेंट को भी शामिल नहीं किया। तो ये
ये ऐसा वर्ग है जो इसमें व्यवस्थापन चाहता था और कई लोगों के पास नोटरी वसीयतनामा पारिवारिक विभाजन। मैं आपको रोकूंगा, आपने बहुत अच्छी बोली। देखा गया कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने स्टाम्प के ऊपर लिखा पढ़ी करा के इसकी संपत्ति खरीद ली और जो हिबानामा वो नहीं मान रहे हैं। तो इसको लेकर लोग आज भी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, व्यवस्थापन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि हिबानामा नहीं मान रहे हैं, हमने जो स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करी उसको नहीं मान रहे। इसको लेकर क्या पेश बसता है? जो उन्होंने कानून बनाया है उसमें इन्होंने पंजीकृत दस्तावेज को मान्य किया है। तो मेरा ये जो है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस कानून के अंदर संशोधन के माध्यम से जो है हिबानामा है, विक्रयानुबंध है, पारिवारिक विभाजन है और नोटरी वसीयत है, संशोधन के माध्यम से इनको ऐड किया जाए, जिस वजह से व्यवस्थापन बोर्ड जो है ऐसे प्रकार के आवेदन ले सकें। एक अन्य समस्या इसके अंदर है कि आपने बंगला बगीचा के अंदर सहायक कलेक्टर को पीठासीन अधिकारी बनाया। अब आप देखें 2017 के बाद आज 2020 के अंदर 5 से 6 तरह के सहायक कलेक्टर को ट्रांसफ़र हो गए, फिर नए आदेश होते हैं और फिर वो काम करना चालू करते हैं और इसी बीच इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेरा इस संशोधन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें पीठासीन अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बनाया जाए, क्योंकि ये जमीन का मामला है और नगर पालिका जो संबंधित है। अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसमें पीठासीन अधिकारी बन जाएंगे संशोधन के माध्यम से, तो आम जन के लिए काफ़ी इसमें सुविधा होगी। और सहायक कलेक्टर के पास वैसे भी इनके पास कार्य लोड बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इस व्यवस्थापन में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इसमें संशोधन के माध्यम से पीठासीन अधिकारी बनाया जाए। आपने एक बहुत अच्छा बोली कि इसमें जो कि जिला कलेक्टर व्यवस्था बोर्ड पर ध्यान नहीं पाते, इसमें जो कि मुख्य नगर अधिकारी को अधिकारी बनाया जाए। लेकिन देखा गया है कि एक अलग ही व्यवस्था बोर्ड बनाने के बाद भी कुछ अधिकारी आए चले भी गए, लोगों से फॉर्म भराया कि व्यवस्था बोर्ड के नाम पे लोग फॉर्म भरेंगे और समस्या का हल होगा, मंदिर हल हो गया। लेकिन ये जो समस्या है क्या, ये इतनी जटिल समस्या क्यों बनी थी? नहीं, कोई बड़ी जटिल समस्या नहीं है। जटिल जो अमेंडमेंट जो कानून बना है उसमें कुछ नियमों की गलत नियम ले लिए हैं, इससे वो जटिल हो गया है। कोई जटिल समस्या नहीं है। सीधा सा ये मानना मेरा, जो उस व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हिबाना विक्रयानुबंध है और जो व्यक्ति जमीन पर कब्जेदार हैं, जो संपत्ति कर भर रहे हैं, और उनको सीधा सीधा हल करना चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने क्या करा है, इसके कानून बनाने में कई गलतियाँ कर दी हैं, इस वजह से ये आम जनता को जटिल लगा है और कहने के अधिकारी इस विषय पर ज़्यादा कोई काम करना नहीं चाहते, इसलिए लोग भटक रहे हैं। तो मैंने संशोधन के माध्यम से ये भी मांग करी है कि जो बंगला बगीचा का जो समस्या है उसको लोक सेवा गारंटी 2010 में शामिल किया जाए और इस प्रकार के आवेदनों की निराकरण की अवधि 60 दिन की कार्य दिवस की जाए, जिससे आम जनता जो भी आवेदन दे रही है उसका 60 दिन में आवेदन पत्रों का निराकरण हो जा रहा है। उस जो अभी देखने में आया कि 2-2, 3-3 साल से आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो रहा है और आम जनता व्यवस्थापन बोर्ड जो कलेक्टर कार्यालय में है रोज चक्कर लगा रहे हैं। महिलाएं हैं, कई लोग नीमच छोड़ के चले गए, वो बार बार बाहर से तारीख पेशी भी आते हैं और पता लगता है कि आज बाबू नहीं है, आज अधिकारी नहीं है, आज अवकाश हो गया है। तो अगर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में इस फैसिलिटी में अगर ये बंगला बगीचा शामिल हो जाता है तो लोगों को एक तय सीमा के अंदर आवेदन पत्रों का निराकरण होगा। राजेश भैया, बंगला बगीचा समस्या को लेकर पूर्व परिषद ने भी दावा किया था कि हमने समस्या को हल कर दिया है, तो किस प्रकार का हल किया था? नहीं, पूर्व परिषद ने जो समस्या का समाधान किया था वो समय और परिस्थिति की मांग से सही था, लेकिन अब लग रहा है कि उसमें कुछ कमी रह गई है। ठीक है, देखो कानून बनते हैं, कानून बनने के बाद उसमें जब समय की मांग से संशोधन की मांग होती है तो संशोधन होते हैं। ठीक है, परिषद ने उस परिषद में काफ़ी महंगा हल किया है। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं जो इसका हल हुआ ना वो बहुत महंगा हुआ है। महंगा क्या हल हुआ मैं भी आगे बताऊँगा आपको। तो परिषद ने कानून बनाया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने परिषद ने कमी रखी है। तो जैसे एक आपने ये रखा है कि जो विक्रय पत्र है कि 2010 तक के विक्रय पत्रों को ही बंगला बगीचे के अंदर मान्य किया जाएगा, और आपने हल किया 2017 के अंदर। तो 7 साल में जिन लोगों ने विक्रय पत्र से जमीन के जो मालिक बने थे उनकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि संशोधन के माध्यम से 31 दिसंबर 2022 तक के
जो भी विक्रय पत्र या विधि अनुकूल जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी बंगला बगीचे के अंदर मान्य किया जाए। 2022 का जो आगामी तिथि है उससे क्या होगा कि जिन लोगों को मकान बंगला बगीचे में खरीदना है या जो रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे वो भी रजिस्ट्री करवाएंगे और उसमें उनको काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। और इस संशोधन से ये जो संशोधन है जनहित और लोकहित में होकर जन कल्याणकारी है। तो ये जो संशोधन है ये उसमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, परिषद ने कानून बनाया, कहीं उसमें थोड़ी चूक हो गई है तो संशोधन होते ही इसीलिए हैं। तो अभी किस तरह का इसमें समस्या हल होना चाहिए, जो लोगों को राहत मिले बंगला बगीचे की समस्या को लेकर, इसमें किस तरह का निर्णय और किस तरह का हल होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो जो आपने आवेदन देने की जो समय सीमा तय करी थी वो 90 दिन करी थी। 90 दिन बाद आपने उसमें 1% प्रतिकर की व्यवस्था की थी। मेरा कहना है कि आप कानून लागू होने के बाद उसको 5 वर्ष की अवधि मानिए, जिसमें जो लोग आवेदन नहीं दे पाए थे, ये आपने आवेदन लेने की व्यवस्था नहीं करी, तो आप जो है कि उसको 5 वर्ष की समय सीमा करो। कानून लागू होने के 5 वर्ष तक वो लोग आवेदन देवें। इसके अंदर जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है फ्री होल्ड की, लेकिन आपने फ्री होल्ड का इसमें कानून तो बनाया, लेकिन साथ में ये शर्त जोड़ दी कि जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं और दुकानें बना रखी है और उन्होंने जो नियमों का उल्लंघन करा वो उसके पात्र नहीं होंगे फ्री होल्ड के। तो मैंने कहा कि आपको उस जो नियम का शर्तों का है आपको उसको शिथिल करना पड़ेगा और शर्तों को लोप करना पड़ेगा, जिससे आम व्यक्ति को भी फ्री होल्ड का लाभ मिल सके। एमओएस के उल्लंघन को आपको शिथिल करना पड़ेगा जहाँ बंगला बगीचा में जहाँ पे निर्माण हो चुका है। आपने देखा होगा बंगला नंबर 49 जो टैगोर मार्ग है वो मास्टर प्लान के अंदर आवासीय क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पे आज की तारीख में व्यावसायिक क्षेत्र बना दिया गया है। अब आपके इस तरह के जो मामले लोगों ने दिए हैं वो आपके टाउन कंट्री में रूपांतरण के लिए वर्षों से लंबित पड़े हैं। जब आपको मालूम था कानून बनाने से पूर्व कि इस तरह का उल्लंघन हो चुका है, आवासीय में व्यावसायिक, व्यावसायिक में आवासीय, और आपने भूमि विकास अधिनियम 2012 और मास्टर प्लान को इसके अंदर ये कह दिया कि इसमें लागू होगा, तो लागू होगा तो कैसे व्यवस्थापन होगा? एक तरह आपने कानून बनाया और उसमें नियमों को उलझा दिया। तो मेरा कहना है कि इसके बंगला बगीचा समाधान के अंदर आपको भूमि विकास अधिनियम 2012 और जो मास्टर प्लान के अंदर रिजर्व जमीन है आवासीय से व्यवसायिक, ये शर्त आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय ने भूमि रूपांतरण की कोई अनुमति जारी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इस नियमों से ठगी गई है, इसलिए ये शर्त भी इस तरह का भी संशोधन होना चाहिए। एक बहुत बड़ा इसमें जो संशोधन होना चाहिए वो ये है कि 70 वर्ष से बंगला बगीचा वाले ज़मीन का इस्तेमाल अपना मालिकी की हैसियत से कर रहे थे, आपने उनको लीजधारी बना दिया। लीजधारी बना दिया आपने कर दिया कि 1000 तक के जो वर्ग फीट की ज़मीन है उसमें आपको प्रीमियम 1% देना पड़ेगा, लीज रेंट आपको 2% देना पड़ेगा। 5000 के वर्ग फीट के भूखंड के अंदर जिसकी गाइडलाइन से कीमत 1 करोड़ होती है उसकी 8 लाख रुपए आपकी प्रीमियम बन रही है और 80,000 रुपया सालाना लीज रेंट बन रहा है। तो क्या आम जनता नगर पालिका के कमाएगा क्या? तो मैंने ये लिखा है कि 3000 तक के जो भी बंगला बगीचा में भूखंड है उसका 15,000 प्रीमियम, 3001 से 5000 तक का 20,000 प्रीमियम और 5001 से 7000 तक का जो प्रीमियम रहेगा वो 30,000 रहेगा। और इस पर जो लीज रेंट है बहुत ज़्यादा है, तो मेरा कहना है कि इस पे प्रीमियम का 1% ही लीज रेंट रखा जाए। जैसे कि 15,000 जिसका जो प्रीमियम है उसमें 150 रुपये आपको जनता को लीज रेंट देना पड़ेगा, 20,000 में 200 रुपये और 30,000 में 300 रुपये। तो जो प्रीमियम कम हो जाएगी तो आम जनता धड़ाधड़ असीमित संख्या में इसका व्यवस्थापन कराएगी और इससे लगेगा लोगों को वास्तव में उनके हित का हल हुआ है। क्योंकि नगर पालिका को आप साल भर दुकान बैठ के मजदूरी करके पैसा कमाओगे और सारा पैसा आपसे ले जाएगी नगर पालिका, तो आप परिवार को कैसे पालोगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? क्या मकान खरीदना इतना नगर पालिका ने इस कानून में इतना मुश्किल कर दिया है कि आम जनता इस कानून से डर गई है। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट राजेश लालानी, जिन्होंने कहा कि बंगला की समस्या को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। पूर्व परिषद ने इसका हल तो किया लेकिन बहुत महंगा हल किया। वाइस एमपी के लिए दीपक दावी की रिपोर्ट।